कांटेक्ट एंगल पहले कभी सुना है? हाँ, क्या होता है? पता है और सुना है में फर्क क्या है? मान लो हमने 2 कंटेनर्स में फ्लूइड भर दिए, ठीक है। एक्चुअली कंटेनर्स बहुत मोटे मोटे बना दिए मैंने। अब ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपन ने 2 कंटेनर्स में फ्लूइड भर दिया। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है। अगर इसका टॉप सरफेस, पानी के टॉप सरफेस की बात करें अपन, तो पानी के टॉप सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसे स्ट्रेट होता है क्या? मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको जूम, मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम करके देखो तो आपको क्या लगता है, ये आपको कैसा दिखेगा? कुछ फ्लूइड्स में ये आपको ऐसा दिखेगा और कुछ फ्लूइड्स में ये आपको ऐसा भी दिख सकता है। बोलो कोई तकलीफ? फॉर एग्जाम्पल मर्करी, वाटर, ठीक है, फेयर इनफ। बट वो परफेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं। तो मैंने क्या किया, इस सेगमेंट को मैंने जूम कर दिया। जूम, तो अब देख, बेसिकली अपना कंटेनर है ऐसे, और पानी का सरफेस है ये, और यहां पे कंटेनर है ऐसे और पानी का सरफेस है ये। बोलो कोई तकलीफ? पक्की बात? कोई डाउट? आप क्या करो, जिस पॉइंट पे वाटर का सरफेस ग्लास के सरफेस को या कंटेनर के सरफेस को टच करता है, उस पॉइंट पे कर्वेचर ऑफ वाटर या कर्वेचर ऑफ फ्लूइड के ऊपर टैंजेंट ड्रॉ करो। बोलो कोई तकलीफ? दोबारा सुनना, मैंने क्या किया, मैंने पहले तो टैंजेंट किस पे ड्रॉ किया, वाटर के कर्वेचर के ऊपर या फ्लूइड के कर्वेचर के ऊपर, जो भी फ्लूइड है उसके कर्वेचर के ऊपर अपन ने टैंजेंट ड्रॉ किया। और किस पॉइंट पे ड्रॉ किया, जिस पॉइंट पे द फ्लूइड इज इन कांटेक्ट विद द कंटेनर। बोलो तो कोई तकलीफ? Now the angle measured
between the container and tangent. The angle measured between the container and tangent, but कंटेनर और tangent के बीच में ये एंगल भी है, ये एंगल भी है. तो एंगल मेजर्ड टुवर्ड्स द लिक्विड, जिस तरफ पानी भरा है. बात समझ आई? इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल. इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल. बोलो कोई तकलीफ? पक्की बात? कॉन्टैक्ट एंगल क्या है भैया? आप किसी भी कंटेनर में पानी को भरो, या मतलब पानी कह रहा हूं मैं बार बार, फ्लूइड भरो, और जिस पॉइंट पे फ्लूइड और कंटेनर एक दूसरे को टच कर रहे हैं उस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करो फ्लूइड के सरफेस के ऊपर, और फिर आप एंगल मेजर करो जिस तरफ फ्लूइड भरा हुआ है. ठीक है? उस एंगल को क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट एंगल. अगर तू ध्यान से देख तो एक तरफ कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट आया है, एक तरफ कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूस आया है. ये एक्यूट ऑब्ट्यूस आपको बताता क्या है? क्या लगता है यहां एंगल एक्यूट क्यों है, यहां एंगल ऑब्ट्यूस क्यों है? यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पानी और ग्लास के बीच की फोर्स है. इसीलिए तो उसने पानी को पकड़ के रखा है. अरे ड्रॉपलेट जो है वो ग्लास में ऊपर तक चिपकी हुई है. क्यों? क्योंकि ग्लास और वाटर के बीच में जो फोर्स है इट इज मोर स्ट्रॉन्ग देन वाटर एंड वाटर. कहने का मतलब है जहां पे एक्यूट एंगल बनता है कॉन्टैक्ट एंगल, वहां पे हम बोल सकते हैं कि एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स. और जहां पे ये एंगल ऑब्ट्यूस बनेगा वहां पे कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स. बोलो कोई तकलीफ? क्या कॉन्टैक्ट एंगल जीरो हो सकता है? क्या कॉन्टैक्ट एंगल कभी जीरो हो सकता है? कॉन्टैक्ट एंगल जीरो से मतलब क्या है आपका? कि ये टैंजेंट ऐसा हो जाए. ठीक है? टैंजेंट ऐसा हो जाएगा मतलब कि जो सरफेस है वो परफेक्ट हेमिस्फीयर बन जाए. परफेक्ट हेमिस्फीयर. ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है. क्लासिक एग्जांपल है प्योर वाटर इन ग्लास का. याद रखना, अगर आप एकदम स्वच्छ पानी लो, स्वच्छ, ठीक है, 10-15 बार डिस्टिल वाटर कर लो, उसको जब आप एकदम प्योर ग्लास में डालोगे तो एकदम परफेक्ट हेमिस्फीयर बनाएगा. मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो देखिए. कुछ बात समझ में? कहने का मतलब है, समराइजिंग इट शॉर्ट, ये सरफेस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फ्लूइड्स. ठीक है? बट पॉइंट है कि आपको इस एंगल से पता चलेगा कि उस फ्लूइड में कोहेसिव बड़ी है या एडहेसिव बड़ी है. बात समझ आई? गुड क्वेश्चन. स्वच्छ. यार अगर जीरो हो रहा है, फिर एक्यूट हो रहा है, और इवेंचुअली ऑब्ट्यूस, ऐसे फोर्स बहुत वीक होती है.
मिटा दो इसको। डन। अच्छा, तुमने वो बायो में कभी बचपन में पढ़ा है कि रूट से जो है प्लांट्स लेता है वाटर और वो ऊपर पहुंच जाता है लीव्स में। मेरा सवाल है, ऐसे कैसे पहुंच जाता है? वेट तो नीचे लग रहा है, पानी ऊपर कैसे चढ़ रहा है? बताओ, जो पानी ऊपर चढ़ रहा है उस पे फोर्स कहाँ लग रही है? तो पानी ऊपर कैसे चढ़ जाता है? फिजिक्स के अगर तुमको इतनी अच्छी आती होती, दिमाग चलता होता, तो बायो वाली क्लास में डाउट पूछ लेते, वही टीचर गायब हो जाती। मैं तो प्रूव कर सकता हूँ, मैं तो एमजी लगा दूंगा पानी का। मैं तो पानी भी कैलकुलेट कर लूंगा कितना पानी है उसके अंदर, और पानी का वजन लगा दूंगा नीचे। पानी की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्या बोलते हो यार? मैं तो लगा दूंगा वेट नीचे, बोलूंगा साला ऊपर कैसे चढ़ा दे रहे हो? Any idea, guys? कैपिलरी लेंस एक फिनोमेना है जो आप लोग सब पढ़ते आए हो। प्लांट्स का मैंने एग्जांपल दे दिया और भी बहुत जगह। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप घर जाओ, अपना पानी लो एक कंटेनर में, समझ रहे हो बात को? एक कंटेनर में मस्त पानी लो और उसमें ना एक कैपिलरी मतलब एक बहुत पतली सी पाइप डाल दो, तो आपको ना पाइप में पानी चढ़ा हुआ दिखेगा। मैं कोई 1-2 मीटर डायमीटर या 10 सेंटीमीटर डायमीटर वाली पाइप की बात नहीं कर रहा, एमएम में बात कर रहा हूँ डायमीटर, और वो भी -10⁻⁻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 ⁻ समझ रहे हो? तो आपको पानी चढ़ा हुआ दिखेगा, उस फिनोमेना को समझ में। बात समझ में आ रही है? हेडिंग डालो कैपिलरी लेंस। इसमें सवाल आ जाते हैं अपने कैपिलरी राइज पे। कैसे सवाल आते हैं देखो, सिंपल सा फॉर्मूला, कोई खास चीज नहीं है, अपने सीबीएसई में प्रूफ भी है। तो देखो, ऐसा सपोज ये अपना एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें पानी है अपने रो डेंसिटी का। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है, इसमें हमने एक कैपिलरी डाल दी। अब कैपिलरी मैं तुम्हें दिखाने के लिए कैपिलरी मोटी बना रहा हूं, पर इसीलिए कैपिलरी लिखा है कि आप समझ जाओ ये कैपिलरी इतनी मोटी नहीं, ये बहुत पतली है ना? तो भाई अपन ने ये ले ली कैपिलरी। ये कैपिलरी जूम्ड इन है, बार बार कह रहा हूं, ठीक है? ये बहुत पतली कैपिलरी, बहुत पतली, ठीक है? अब हुआ क्या कि इस कैपिलरी में भाई पानी ऊपर चढ़ गया, लेट अस से h हाइट, ठीक है?
जनरली पता है आपसे सवाल किस तरह पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको लॉजिक भी समझ में आ जाएगा कि पानी ऊपर चढ़ता है क्यों कैपिलरी में। मान लो मैंने आपसे पूछ लिया बताओ ये एच हाइट कैलकुलेट करो, आप तो ये कैलकुलेट करो कि पानी ऊपर चढ़ेगा कितना। सीधी सी बात है भाई, जो भी फ्लूइड डालोगे अलग अलग हाइट तक पानी चढ़ जाएगा। तो सवाल तो मैंने बोल दिया बताओ कैलकुलेट एच, हाइट ही कैलकुलेट कर दो पानी चढ़ेगा कितना। ठीक है, उससे ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई पानी चढ़ता है। अच्छा बहुत बढ़िया, हाइट एच कैलकुलेट करना है। अब सोच इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? P नॉट भाई, ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। बोलो कोई तकलीफ? इस पॉइंट पे प्रेशर कितना? P नॉट, अगेन ओपन टू एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? P नॉट, सेम हाइट, स्टैटिक फ्लूइड, सेम प्रेशर एट सेम पॉइंट, सेम लेवल। अरे ऐसा हो? अरे पक्की बात, अगर इस हाइट पे प्रेशर P नॉट है तो ये सरफेस के जस्ट नीचे, सरफेस के जस्ट नीचे प्रेशर कितना हो? बोलो। P नॉट माइनस एच रो जी। बोलो कोई तकलीफ कर दे? कोई तकलीफ इसमें होगा नहीं होगा? भाई नीचे आते प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाके प्रेशर कम हो जाएगा, यस और नो? सही बात है। अच्छा सरफेस के जस्ट ऊपर प्रेशर कितना होगा? P नॉट भाई, ओपन टू एटमॉस्फेयर है। अरे यस और नो? क्या सरफेस के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे डिफरेंट प्रेशर है? इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से कर्वेचर आता है, पहली चीज। तो आप कभी भी इतनी पतली कैपिलरी लोगे और उसके टॉप मोस्ट सरफेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको कर्वेचर दिखेगा। उस कर्वेचर का रीजन है प्रेशर डिफरेंस। बात समझ आई? अरे पक्की बात? अच्छा अब एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर क्या 2T/R होता है? अरे ऐसा वो भी RC लिख देता हूं मैं। RC मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई ड्रॉप का रेडियस होता है ना यार 2T/R, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। अब देख एक्सेस प्रेशर कितना हुआ, बाहर का प्रेशर माइनस P नॉट माइनस एच रो जी इज इक्वल्स टू 2T/R। P नॉट बच गया, H इज इक्वल्स टू 2T/R रो। ये वो हाइट है जिस हाइट तक आपका फ्लूइड ऊपर चढ़ेगा इन अ कैपिलरी। पहले तो कुछ बात समझ में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल फॉर्मूला। बट कैपिलरी में पानी या फ्लूइड कितना ऊपर चढ़ेगा उसके फॉर्मूले में रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है। जनरली जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया नहीं होता, उसमें क्या दिया होता है? डायमीटर ऑफ कैपिलरी। या सिंपल सी बात है ना, मैं तुझे एक पाइप दे रहा हूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से तू मुझे फॉर्मूला क्यों निकाल के दे रहा है? तो मुझे पाइप के डायमेंशन में फॉर्मूला निकाल के दे। बात समझ आई? सो आपको न्यूमेरिकल्स में जनरली पाइप के डायमेंशन दिए होते हैं, ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जनरली। ठीक है, तो बेसिकली अपने को इस आर को इस पाइप के डायमेंशंस के टर्म्स में लिखना है। वो कैसे करते हैं देख, इस सेगमेंट को जूम इन कर रहा हूं मैं, जूम टू 100x। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है,
सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इस सेगमेंट को जूम कर दिया, ठीक है। अब देख, ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या ये मेरा थीटा है, कॉन्टैक्ट एंगल। बोलो ठीक है। और देख, अगर तू ध्यान से देखे तो दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी, यस और नो? ये है छोटा आर, दैट इज रेडियस ऑफ कैपिलरी, अपनी जो ट्यूब है उसकी रेडियस है। और ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो अपना कर्वेचर बना है उसकी रेडियस है, सही बात है। तो देख, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये भी थीटा? अरे ऐसा, सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? आर अपॉन आर, आई नहीं आई, उड़ाए रखते। सो एच इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। अब हमारे पास जो फॉर्मूला आया दैट इज इन द टर्म्स ऑफ कैपिलरी की डायमेंशन। मतलब अगर मैं आपको एक आर रेडियस की कैपिलरी दूं और बकेट में पानी भरूं डेंसिटी रो का, जिसका कांटेक्ट एंगल हो थीटा और सरफेस टेंशन हो टी, भाई ये दोनों पानी की प्रॉपर्टी है, तो एच हाइट तक राइज कर जाएगा। कुछ बात समझ में? फॉर्मूले पे भर भर के सवाल आते हैं, भर भर के। 99% टाइम्स ये फॉर्मूला यूज होता है, पर ये भी अपने दिमाग में होना चाहिए कि ठीक है, कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर देते तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, सुनो पहले। मान लो एक बीकर है, उसमें पानी है, अपन ने कैपिलरी डाल दी, पानी चढ़ा, ठीक है। तो मान लो मैंने इस पर्टिकुलर फ्लूइड का टेंशन डाला इस फॉर्मूले में, इसका कांटेक्ट एंगल डाला, इसकी डेंसिटी डाली, जी डाली और कैपिलरी की रेडियस डाली, तो अपने को हाइट आ गई 10 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेट होके आ गई। इसका मतलब फ्लूइड कितनी हाइट तक चढ़ सकता है? 10 सेंटीमीटर। बट ऐसा समझो कि मान लो जो अपने पास कैपिलरी है वो 10 सेंटीमीटर से कम हाइट की। बात समझ में आ रही? मैं कह रहा हूं मैंने पर्टिकुलर कंडीशन में कैलकुलेट किया तो हाइट आई 10 सेंटीमीटर कि भाई पानी चढ़ेगा 10 सेंटीमीटर तक। बट मान लो कैपिलरी है 9 सेंटीमीटर की, क्या लगता है क्या होगा? पानी बाहर गिरेगा कि नहीं? पानी बाहर नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? पानी का लेवल जब ऊपर आएगा तो वो अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर को एडजस्ट करेगा। कोई बात समझ में? ये कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि पता चला कैपिलरी हाइट कम दे दे किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, तो बोलो भाई पानी बाहर नहीं गिरेगा। इट विल एडजस्ट इट्स कर्वेचर सच दैट द वाटर शैल नेवर कम आउट। बात समझे? लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने टर्म्स में लिख लेना।
विस्कोसिटी। ठीक है, तो पहली चीज विस्कोसिटी क्या है भाई? पानी के डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कस फोर्स। इसको फील करने के लिए अपन ऐसे समझते हैं, आप ऐसा समझो कि मैं ना स्विमिंग पूल में खड़ा हूं, ठीक है, लेट अस से ये फ्लूइड, एंड लेट अस से बॉटम पे है सीवेड, ठीक है, फेयर इनफ। मैंने क्या किया, लेट अस से सीबेड से लेके टॉप मोस्ट पॉइंट तक की हाइट है y। मैंने क्या किया, मैंने पानी के टॉप मोस्ट पॉइंट पे अपना हाथ रखा, मतलब पानी की जो टॉप मोस्ट लेयर है उस पे क्या रखा, हाथ, और उस लेयर को v वेलोसिटी दी। ये दोबारा सुनो, मैंने क्या किया, पानी में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, अभी पानी एकदम शांत है, स्टिल वाटर। मैंने पानी के टॉप मोस्ट लेयर पे अपना हाथ ऐसे रखा और उस लेयर को v वेलोसिटी दी। कहने का मतलब है ये जो टॉप मोस्ट लेयर है इसको मैंने वेलोसिटी दी v। चलता बात समझ में? अब इस लेयर में सेकेंड लेयर को क्या, जब ऊपर वाली लेयर आगे चलेगी तो वो सेकेंड लेयर को भी अपने साथ आगे लेके जाएगी, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। अरे यस और नो? सही बात है, बट बिकॉज इट इज एन ऑपोजिंग फोर्स, तो जिस वेलोसिटी से सेकेंड लेयर मूव करेगी क्या वो v से कम होगा? अरे होगा नहीं होगा। इसीलिए आप देखो तो अगर टॉप मोस्ट लेयर v से मूव कर रही है तो बॉटम मोस्ट लेयर जो सीबेड पे है वो मूव ही नहीं कर रही है, जीरो वेलोसिटी, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो वेलोसिटी कम होती जा रही है, कुछ ऐसे। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आई? ठीक है, एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स। ठीक है, तो हमने बोला, ध्यान से ना क्या बोला गया, हमने बोला कि जो सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर पे फोर्स लगा रही है F, विस्कस फोर्स, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले तो एरिया, सरफेस एरिया, मतलब जो एरिया है अपना फ्लूइड का, जिस एरिया की अपन बात कर रहे हैं, जैसे स्विमिंग पूल के केस में अगर अपन बात कर ले तो सीबेड का एरिया, वही एरिया पूरे पानी के सरफेस का होता है। ठीक है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सेकेंडली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद हाइट। Rate of change of velocity with depth। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ dv by dy इसलिए लिखा है बिकॉज ये हर हाइट पे डिफरेंट वेलोसिटी है, इसलिए जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है उस पे भी ये फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करेगा। जब इसको हम समराइज करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल्स टू A dv by dy, एंड इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ये ईटा।
अगर पहली बार सुन रहे हो तो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज ईटा एंड नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों? बिकॉज ये फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स है दो लेयर्स के बीच में। इस बात समझ में आई? दिस ईटा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ viscosity. This eta is called as coefficient of viscosity. Pronunciation is eta. पहले बताओ कोई तकलीफ? इसका मतलब आपको यह समझ में आ गया कि जो विस्कस फोर्स होती है, पहली चीज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जो वाटर लेयर का सरफेस एरिया है, विस्कस फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे विस्कस फोर्स बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ाओगे फोर्स कम हो जाएगी। बात समझ आई? सेकेंडली, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डेप्थ। जिस रफ्तार से आपकी वेलोसिटी बदल रही है इन रिलेशन टू डेप्थ, विस्कस फोर्स उस पर भी डायरेक्टली डिपेंड करती है। एंड थर्ड, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हार्डकोर प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, इसीलिए वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसीलिए आप देखो तो विस्कस फोर्स पानी में ज्यादा होती है कि हनी में? शहद होती नहीं होती? इट इज अ हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। आप अल्कोहल लो, वाटर लो, सोडा लो, हनी लो, ऑयल लो, जितने टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स लोगे सब में विस्कस फोर्स अलग होगी। तो इट इज अ हार्डकोर प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट आल्सो। पहले तो क्या कुछ बात समझ में आई? तो ये आपको बताता है कि विस्कस फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एरिया पे डिपेंड करता है, dV by dy पे डिपेंड करता है, एंड फ्लूइड पे डिपेंड करता है। बोलो कोई तकलीफ? पक्की बात? ईटा पे बात करो। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी SI यूनिट होती है kg पर मीटर पर सेकेंड। इसकी CGS यूनिट होती है ग्राम पर मीटर पर सेकेंड। इस यूनिट को साइंटिस्ट के नाम के ऊपर पॉइजली, और इसको बोला जाता है पॉइज। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, परेशान मत हो। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की SI यूनिट इज पॉइजली एंड CGS यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइज। ठीक है, और मेरे ख्याल से एक पॉइज इज इक्वल्स टू कितना पॉइजली, ये रिलेशन आप निकाल सकते हो, क्योंकि ग्राम केजी मीटर्स सेंटीमीटर एंड सेकंड, वो रिलेशन निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहले इसको
डन। हो गया? Read another Stokes law. यहां से सवाल आने के हाई चांसेस है। स्टोक्स लॉ, पहली चीज स्टोक्स लॉ इज एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, साइंटिस्ट साहब थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने अपनी रीडिंग्स दी। पहले मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे एक चीज और समझना चाहता हूं। मान लो एक आयरन की बॉल को या किसी भी एक बॉल को जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है, उसको अगर मैं पानी में ड्रॉप करूं तो वो डूबेगी। उसकी नीचे जाने की वेलोसिटी पे कमेंट करो, बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगा? हाँ, कम होगी। कितने लोग कहते हैं कम होगी? वाह, बहुत बढ़िया, उम्दा परफॉर्मेंस। आपने ना समंदर में एक बॉल डाली, नीचे जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम हो गई, समंदर के बीच में जाके वेलोसिटी 0 हो गई। वाह, क्या बात है, वहीं रुक गया वो। समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने कब बोला बढ़ेगी? मैं तो पूछ रहा हूं क्या होगी। मैंने पानी में एक बॉल डाली जिसके मटेरियल की डेंसिटी पानी से ज्यादा है, वो डूबा तो सही, मैं कह रहा हूं उसके वेलोसिटी पे कमेंट करो, कम होगी, बढ़ेगी, कांस्टेंट एकदम। कांस्टेंट मतलब नेट फोर्स 0, तो बॉयंसी और एमजी तो गई तेल लेने। क्या बोलते हो यार? हमने आज तक सोचा ही नहीं सर। हाँ, कम हो जाएगी तो कम होते होते 0 भी होनी चाहिए, तो 0 हो जानी चाहिए, तो बॉल रुक जानी चाहिए। वेलोसिटी 0 मतलब बॉल रुक गई ना, या बीच में जाके। अबे पानी में कोई सिक्का डालो, कुछ भी डालो, बीच में रुक जाता है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा वैसे। हाँ, मैं मान ले बहुत ज्यादा, पैसे भी क्वेश्चन में डाल रहा हूं। फिर बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा। अरे मैं कहा, मैं भी कुछ बोला क्या? अब सुन, ध्यान सुनना, फॉर्मूला तो एक है पर कॉन्सेप्ट समझ में आना, सवाल आप 50 बना लोगे। ध्यान सुनना नहीं था। पहली चीज एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इन्होंने क्या किया, स्टोक भाई साहब ने, इन्होंने कंटेनर लिया, ध्यान सुनना मेरी बात यार। इन्होंने कंटेनर लिया जिसमें रो डेंसिटी का फ्लूइड लिया, ठीक, और इसमें डाल दी स्फेरिकल बॉल। बोलो कोई तकलीफ? डाल दी बॉल,
ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस बॉल पे जो पहले तो इस बॉल पे क्या पानी विस्कस फोर्स लगाएगा, जो अभी तक हम नहीं मान के चल रहे थे, बिकॉज हमने आइडियल फ्लूइड लिया था, यस और नो। पर क्या रियलिटी विस्कस फोर्स लगेगी? इन्होंने बोला द विस्कस फोर्स अप्लाइड ऑन दिस बॉल बिकॉज ऑफ फ्लूइड, ये Fv मतलब कौन सी फोर्स है? विस्कस फोर्स। ये होती है माइनस साइन, मतलब बॉल की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट इस पे फोर्स लगती है, इसलिए ये माइनस साइन लगा है। बात समझ आ गई? ठीक है। दिस विस्कस फोर्स इज 6 पाई ईटा आरबी, 6 पाई ईटा आरबी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होता है। दिस इज कॉल्ड एज स्टोक्स लॉ। अगर आप एक स्फेरिकल, पहली चीज सर क्या ये सिर्फ स्फेरिकल बॉल के लिए वैलिड है? यस, ये स्टोक्स लॉ है, इन्होंने स्फेरिकल बॉल के किया था, स्फेरिकल बॉल पे ही वैलिड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मस्त तुम क्यूब डाल दो और सवाल सॉल्व कर दो 6 पाई ईटा आरबी लगा के। बात समझ आई? स्फेरिकल बॉल फिक्स्ड वैल्यू स्टैंडर्ड, ठीक है। 6 पाई कांस्टेंट, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फ्लूइड जो भी आप ले रहे हो, हनी ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ फ्लूइड। आर रेडियस ऑफ द बॉल and v is velocity of the ball। क्या मेरी बात कुछ समझ आई? अरे पक्की बात। अब मान ले तेरी बॉल है, इस बॉल पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो लग रही है mg। मैं उस कंडीशन में बात कर रहा हूं जब ये बॉल फुल्ली इमर्स्ड है, यस और? एक लग रही है mg, एक लग रही है हमारी बॉयंसी फोर्स, और अब एक फोर्स और आ गई, कौन सी? विस्कस फोर्स। अब ध्यान सुनना, रियलिटी में क्या होता है, मैं तेरा जवाब देता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। जब आप बॉल को डालते हो पानी में, जब आप बॉल को डालते हो, ध्यान सुनना, ध्यान से, जब आप बॉल को डालते हो पानी में, तो पहले तो एक केस हो सकता है कि बॉयंसी फोर्स mg से बड़ी है, उस केस में तो बॉल डूबेगी, इट विल फ्लोट। अरे यस और पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं दूसरे केस में, जहां पे बॉयंसी फोर्स से बड़ी mg है, आपने बॉल को डाला, ठीक है। अब mg फोर्स बड़ी है, मतलब बॉल पे नेट फोर्स की डायरेक्शन कहां है? तो क्या बॉल की वेलोसिटी नीचे बढ़ना शुरू होगी? इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। बट जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है? जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या वैसे वैसे विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है? एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब बॉयंसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स क्या mg के बराबर हो जाएंगे? अरे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? इस सिचुएशन के बाद वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट। क्यों? अब नेट फोर्स 0 हो चुकी है, तो अब वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए कोई फोर्स, नाउ द वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी से बॉल सीबेड तक जाएगी। ये पता है, कुछ वैसी बात है, ऐसा सोचो कि आप ना हवा में कूदे, तो एक आदमी तो हवा से गिर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, एक आदमी हवा में गिर रहा है 100 मीटर पर सेकंड पे, तो क्या 100 मीटर पर सेकंड वाले आदमी पे हवा ज्यादा फोर्स लगाएगी? डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ये वैसी ही बात है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स।
क्या मेरी बात दिमाग में घुसी? तो जब बॉल पानी में डूबना शुरू करती है, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नेट फोर्स इज डाउनवर्ड्स। बट जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, ये विस्कस फोर्स बढ़ता है। और एक ऐसा टाइम आता है जब ये विस्कस फोर्स प्लस बॉयंसी फोर्स किसके बराबर हो जाती है? उसके बाद नेट फोर्स जीरो हो जाती है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है। और उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे जनरली इसमें जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इस टाइप के आते हैं, कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे देख मैं एक करके बताता हूं, ध्यान से इसी केस में बात कर लेते हैं। मान ले डेंसिटी ऑफ वाटर तो रो है, ठीक है, बट इस जो बॉल का डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, डेंसिटी ऑफ बॉल, ठीक है। तो ध्यान से देख, मान ले मुझे किसी ने बोला भाई कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी, इस बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी निकालो, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा टर्मिनल वेलोसिटी तब होगी जब बॉयंसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स शुड बी इक्वल टू, ध्यान से देखना इस इक्वेशन को मैं लिखता हूं। बॉयंसी फोर्स, सबसे पहले बॉयंसी फोर्स क्या होती है? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। बोलो कोई तकलीफ? प्लस विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी टी। वीटी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस इक्वेशन से जो वेलोसिटी निकलेगी दैट विल बी टर्मिनल वेलोसिटी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने माइनस साइन नहीं लिया। बेटा माइनस साइन डायरेक्शन दिखाता है जो मैं ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूं, ये गलती मत करना, पता चला माइनस लिख दो। माइनस साइन क्या दिखाता है? डायरेक्शन जो आप ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हो, क्योंकि आपने इसकी डायरेक्शन ऊपर मानी है। बात समझे? इज इक्वल टू mg मास डेंसिटी ऑफ बॉल इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू जी। इस इक्वेशन से जो भी वेलोसिटी आएगी, ध्यान से देख, पाई 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 कटता हुआ दिखेगा। इस इक्वेशन से जो भी वेलोसिटी आएगी दैट विल बी योर टर्मिनल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब उससे ज्यादा वेलोसिटी बढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब नेट फोर्स ही जीरो हो चुकी है। ना वेलोसिटी बढ़ेगी ना फोर्स बढ़ेगी, ये और ये तो कांस्टेंट है ही, पर अब फोर्स भी कांस्टेंट हो गई, तो ना वेलोसिटी बढ़ेगी ना फोर्स बढ़ेगी, और इसी वेलोसिटी से वो सी बेड तक जाएगा। कुछ बात समझ में आई? अरे पक्की बात?